तुम्ही त्यांना चॅलेंज करतात आमदार साहेबांना 5 वर्षाचा कार्यकाळ आणि त्यांचा 27 वर्षाचा कार्यकाळ. ते म्हणतात की त्यांनी खूप विकास कामं केलं. गोंदियामध्ये पॉलिटेक्निक कॉलेज आणली, ITI कॉलेज आणली, मेडिकल कॉलेज बनवलं, डांगोरलीच्या बॅरेजमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, ग्रामीण रुग्णालय बनवली. उन्होंने अगर कुछ किया है तो जहाँ बोलेंगे ठिकान उनका, समय उनका, तारीख उनकी, लेकिन चुनाव के पहले होना चाहिए. मैं उनके साथ में डिबेट करने को तैयार हूँ. 27 साल में उन्होंने क्या किया और 5 साल में मैंने क्या किया, एक बार हो जाने दो आमने सामने में. वो तो बोल रहे कि जितना उन्होंने 27 साल में देखा नहीं उतना आपने 5 साल में पैसा कमाया. पूरे महाराष्ट्र में सबसे भ्रष्ट आमदार आज तक के कोई हुआ हुआ तो एक में आमदार गोपालदास अग्रवाल. इसके चर्चे गली से लेकर के मुंबई के मंत्रालय तक के. मैं उनका आह्वान करता हूँ, उन्होंने एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मेरे पर सिद्ध कर देना चाहिए. वो जो बोलेंगे सजा भुगतने को मैं तैयार हूँ. आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जनता का आमदार बोलते बोलते सिर्फ घर वालों के लिए आमदार बने, ठेकेदारी कर रहे. जो बोलेंगे कि विनोद अग्रवाल का जाकर के मेरे को काम कराने के लिए पैसा देना पड़ा, आप जो बोलेंगे उस सजा भुगतने को तैयार हूँ. पूरे राजकीय जीवन से संन्यास ले लूँगा, आपको बोल रहा हूँ. डंके की चोट पर बोलता हूँ, डंके की चोट पर. क्यों ये आरोप ऐसे लगा रहे हैं आपके ऊपर? वो आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछिए. आरोप लगाने के लिए आरोप कोई कुछ भी लगाएंगे. मैं आपके ऊपर आरोप लगाऊंगा कि आपने 1 करोड़ रुपये लेकर के इससे मैनेज हो गए. करोड़ों की आप भूमि पूजन कर रहे हो, उन्होंने भी बहुत करोड़ों के भूमि पूजन किए. तो लोग बोल रहे कि इतने करोड़ों के भूमि पूजन होने के बावजूद भी आज भी लोगों को बहुत सी समस्या का सामना उठाना पड़ रहा है. गोपालदास जी जैसा 3-3 बार 10-10 बार झूठा भूमि पूजन तो नहीं कर रहे. उन्होंने इतने भूमि पूजन किए, उसमें से 10% भी काम चालू नहीं हुए. बताया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष भी बड़े पैमाने में उनके कार्यकर्ता लोगों ने आपको मदद की, मगर आपके ऊपर ये भी आरोप लगा कि आपने मगर उन कार्यकर्ताओं को 5 साल तक राष्ट्रवादी के संभाले नहीं. छोटी मोटी राजी नाराजी ये तो पक्ष में ही चलती है, फिर वो तो अपने सहयोगी पक्ष है. ये सब राजकारण में सब चलते रहता है. महाराष्ट्र में एक योजना विधानसभा चुनाव के पहले लॉन्च हुई महिलाओं की, वो लाड़की मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना. आपने लोग आपके कार्यकर्ता या फिर आपके माध्यम से बताया जा रहा है कि वो योजना आपके बोलने पर महाराष्ट्र सरकार ने लागू किए. इसका श्रेय मैं अपने आप को नहीं देना चाहता. ये श्रेय गोंदिया विधानसभा की मेरी सारी लाडली बहनों को देना चाहता हूँ. लाडली बहन इस बार महायुति के साथ में खड़ी रहेंगी 100%. आप गाँव में जाकर के देखिए, पूछिए बहनों से. क्यों लोगों ने आपको वोट देना चाहिए? जनता को अगर लगता है कि मैं उनके परीक्षा में पास हुआ हूँ तो मुझे मतदान करेंगी. अब निश्चिंत है. क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में. कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही. पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना. सभी समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना. नमस्कार, मी संघर्ष आणि आपण झकास मराठी पाहतात. झकास मराठीवर आपण ही महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक कव्हर करत आहोत. 20 नोव्हेंबरला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकाच टप्प्यामध्ये मतदान होईल. 23 नोव्हेंबरला त्याचे परिणाम घोषित होणार आहेत आणि महाराष्ट्रामध्ये ह्या विधानसभेच्या निवडणुकांच्या प्रचाराच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे. आपण गोंदिया विधानसभा क्षेत्रामध्ये आहोत. पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सभी समाज को साथ में लेके आगे है बढ़ते जाना, ह्या लाईनींची, ह्या ओळींची सध्या गोंदिया विधानसभा क्षेत्रामध्ये चर्चा आहे. आणि ह्या ओळी लोकांमध्ये ठसकावून सांगण्याचं जे काम करतात गोंदिया विधानसभा क्षेत्राचे आमदार विनोद अग्रवाल आज आमच्या बैठकीमध्ये चर्चा करण्याकरिता आहेत. 2019च्या निवडणुकांमध्ये गोंदिया विधानसभा क्षेत्राची राजकीय परिस्थिती एकंदरीत बदलली. विनोद अग्रवाल हे 2014लाही भाजपकडून उमेदवार होते, त्यामध्ये त्यांचा पराभव झाला. मात्र सतत 5 वर्ष जनसंपर्क कायम ठेवत 2019ला ते भाजपकडूनच उमेदवार असतील असं जवळपास स्पष्ट होतं. मात्र ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसचे तत्कालीन आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करत उमेदवारी मिळवली आणि निवडणूक ते लढले. आणि भाजपचे विनोद अग्रवाल यांनी पक्षासोबत बंडखोरी करत अपक्ष निवडणूक लढवली आणि त्यामध्ये त्यांनी विजय प्राप्त केला. 5 वर्ष ते अपक्ष म्हणूनच गोंदिया विधानसभा क्षेत्रामध्ये त्यांनी काम केलं. मात्र आता 2024च्या निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी भाजपमधून निवडणूक लढण्याचं ठरवलं आणि भाजपकडून ते ह्या वर्षी आता 2024ला महायुतीकडून भाजपकडून विधानसभेच्या निवडणुकीचे अधिकृत उमेदवार आहेत. आज आमच्या बैठकीमध्ये चर्चा करण्याकरिता स्वतः महायुतीचे गोंदिया विधानसभा क्षेत्राचे अधिकृत उमेदवार विनोद अग्रवाल आहेत. अग्रवालजी, स्वागत आहे आपलं झकास मराठीवर. नमस्कार. रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे विधानसभा निवडणुकींच्या. कशी तयारी सुरू आहे तुमची? काय भेटत आहे? काय कार्यकर्त्यांचा प्रतिसाद कसा आहे? 2014मध्ये निवडणूक हरल्यानंतर त्याच दिवसापासून मी कामाला सुरुवात केली होती आणि 2019च्या निवडणूक जिंकल्यानंतर त्याच दिवसापासून कामाला सुरुवात केलेली आहे. आणि म्हणून कोणती वेगळी तयारी करायची आहे असं मला वाटत नाही. मागील 5 वर्षापासून सातत्याने
जनतेची कामं करून, विकासाची कामं करून आणि लोकांच्या वैयक्तिक समस्या सोडवून सातत्याने आम्ही या विधानसभेमध्ये काम करत आहोत. कोणती मोठी कामं गोंदिया विधानसभा क्षेत्रामध्ये आपल्या माध्यमातून झाली? गोंदिया विधानसभेमध्ये अनेक मोठी कामं आमच्या माध्यमातून झालेली आहेत. आज तर एकतर ग्रामीण भागामध्ये सर्व जे रस्ते आहेत, ग्रामीण रस्ते, ते जवळपास 90% पूर्ण झालेले आहेत. गावातील ज्या मूलभूत सुविधा असतात, म्हणजे गावात अंतर्गत रस्ते असतील, नाली असतील किंवा अनेक धर्माचे, समाजाचे प्रार्थनास्थळ असतील, समाजभवन असतील, मंदिर असतील, बौद्ध विहार असतील किंवा मुस्लिम प्रार्थनास्थळ असतील, त्यांचा विकास असेल, असे सर्व काम आपण केलेले आहेत. एवढंच नाही, आज एकूण गोंदिया विधानसभामध्ये 30 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आपण मंजूर केले. जवळपास 10 गोंदिया शहरामध्ये ॲक्टिवेट झालेले आहेत आणि 20 आता म्हणजे ग्रामीण भागामध्ये ॲक्टिवेट होणार आहेत. आपल्या ग्रामीण भागातील मुलांना शिकण्याकरता जिल्हा परिषद शाळेशिवाय पर्याय नसतो. बरोबर. आणि त्या ठिकाणी जे शिक्षकांची कमतरता होती, मागील वर्षीसुद्धा मी आपल्या विधानसभेमध्ये 125 शिक्षक स्वयंसेवक म्हणून आपण नेमले होते आणि यावर्षीसुद्धा जवळपास 125-30 स्वयंसेवक म्हणून आपण शिक्षक नेमलेले आहेत. आणि यामुळे ग्रामीण भागातील जे जिल्हापासून शिकणारे मुलं आहेत त्यांना शिक्षणाची चांगली सुविधा झालेली आहे. गुणवत्तापूर्वक त्यांना शिक्षण मिळत आहेत. आज सिंचनाच्या दृष्टीने डांगरोलीच्या बॅरेज आतापर्यंत फक्त गोंदियामध्ये त्याची चर्चा होत होती, परंतु पूर्ण त्याची तयारी करून माझे 0पासून तर प्रशासकीय मान्यतापर्यंत ही सर्व कामं मी केलेली आहेत. 2022मध्ये त्यांना त्या प्रकल्पाच्या MWRRAची मंजुरी आम्ही त्याला दिली. 2023मध्ये SLTACची मंजुरी मिळवून दिली आणि 2024मध्ये आता त्याला प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. 400 कोटीचा प्रोजेक्ट आहे. एवढंच नाही, ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणाकरता आपण प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये एक असे महिला बचत गटचे भवन बांधलेले आहेत आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल गावामध्ये विकता यावा याकरता जवळपास पूर्ण विधानसभा क्षेत्रामध्ये आज 40-50 गावामध्ये आपण कृषी गोदाम बांधलेले आहेत. आणि हे सर्व काही करत असताना आज आपल्या मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं, आपल्या ज्या अनेक नोकरीच्या संधी असतात, रोजगाराच्या संधी असतात, स्पर्धा परीक्षाची तयारी असते, याकरता पूर्वीच्या आमदारांनी एकही वाचनालय गोंदियामध्ये बांधलेलं नाही, परंतु जवळपास आज 15 वाचनालय आपण गोंदियामध्ये बांधत आहोत आणि याचा नक्की फायदा येणाऱ्या काळामध्ये रोजगाराकरता आपल्या येथील युवकांना होणार आहे, मुलांना होणार. बरं, ह्या वर्षीची ही विधानसभेची निवडणूक मुख्य म्हणजे आजपर्यंत गोंदिया विधानसभा क्षेत्रामध्ये कधीही कमळ चिन्हावर कोणी आमदार झाले नाही. 2019ला तत्कालीन काँग्रेसचे आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि ते म्हणाले की गोंदिया विधानसभेचा तो इतिहास आहे त्याला ब्रेक करून ते भाजपचं कमळ ह्या ठिकाणी उगवणार आहेत, खिलवणार आहेत. मात्र त्यांचे स्वप्न अधुरा राहिला आणि ते भाजपमधून आता काँग्रेसमध्ये गेले, काँग्रेसचे उमेदवार आहेत आणि आता पुन्हा तोच स्वप्न तुम्ही 2024ला कमळ गोंदिया विधानसभा क्षेत्रामध्ये खिलवण्याच्या गोष्ट करतात, प्रयत्न करतात. किती कठीण आहे हे की किती सोपा है यावर्षी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2019 में भी यहाँ के लोगों ने इतिहास रचा था और पहली बार अपक्ष विधायक आमदार यहाँ पर चुन करके आया और इस बार भी जनता इतिहास रचने वाली है. जो आज तक के नहीं हुआ, पहली बार कमल गोंदिया में खिलने वाला है. 100% खिलने वाला है. बरं, आपण म्हटलं की आपण तुमचे सोशल मीडियावर आपण पोस्ट पाहिलं, तुम्ही 27 वर्षाचा कार्यकाळ आणि त्या तुमचा 5 वर्षाचा कार्यकाळ, तुम्ही त्यांना चॅलेंज करतात आमदार साहेबांना 5 वर्षाचा कार्यकाळ आणि त्यांचा 27 वर्षाचा कार्यकाळ. ते म्हणतात की त्यांनी खूप विकास कामं केलं गोंदियामध्ये, पॉलिटेक्निक कॉलेज आणली, ITI कॉलेज आणली, मेडिकल कॉलेज बनवलं, डांगोरलीच्या बॅरेजमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, ग्रामीण रुग्णालय बनवली. आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को बता देना चाहता हूँ, एक तो गोपालदास जी अग्रवाल हमारे लिए बड़े हैं तो निश्चित तौर पे आदरणीय हैं. 27 साल तक के वे विधायक रहे. हाँ. आज विदर्भ में मात्र 2 व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको 25 साल के ऊपर का कार्यकाल मिला है. एक सुधीर बाबू मुनगट्टीवार और दूसरे गोपालदास जी अग्रवाल.
आज वो उन्होंने चाहे तो जब चुनाव लड़ रहे तो 27 साल में उन्होंने क्या किया, इस मुद्दे पर उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत ही यानी नम्रतापूर्वक कहना पड़ता है कि आज वो मुद्दे से भटक गए। उन्होंने 27 साल में क्या किया ये बताने के लिए उनके उसमें कुछ भी नहीं है, और इसलिए अनर्गल आरोप लगाने का वो काम कर रहे हैं। मैं फिर से आपको नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अगर कुछ किया है तो वो जहाँ बोलेंगे ठिकान उनका, समय उनका, तारीख उनकी, लेकिन चुनाव के पहले होना चाहिए। मैं उनके साथ में डिबेट करने को तैयार हूँ। 27 साल में उन्होंने क्या किया और 5 साल में मैंने क्या किया, एक बार हो जाने दो आमने सामने में, और आखिरी में फैसला जनता करेंगी, क्योंकि चुनाव में फैसला जनता करती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोगों ने उनका 27 साल का कार्यकाल भी देखा है, मेरा 5 साल का कार्यकाल भी देखा है। वो तो बोल रहे 5 साल में मेरे 2 साल कोरोना में गए, मात्र 3 साल मिले, और जनता इसका फैसला 20 तारीख को करने वाली है। वो तो बोल रहे कि जितना उन्होंने 27 साल में देखा नहीं उतना आपने 5 साल में पैसा कमाया। अब पैसा किसने कमाया, देखो मैं किसी के व्यक्तिगत किसी पे आरोप करना नहीं चाहता था, लेकिन ये पूरे गोंदिया जिले के, पूरे महाराष्ट्र के लोगों को पता है कि अगर पूरे महाराष्ट्र में सबसे भ्रष्ट आमदार आज तक के कोई हुआ होगा तो एक में आमदार गोपाल दास अग्रवाल। कैसे? इसके चर्चे गली से लेकर के मुंबई के मंत्रालय तक के। आज वो लोकलेखा समिति में थे, उन्होंने अनेक अधिकारियों को दबाव डाल करके पैसे कमाने का काम किया। आज बघोली में जहाँ तक मेरी जानकारी है 21 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था, जिसमें हमको डेयरी का प्रोजेक्ट था। फ्री में किसानों को गाय का वाटप करना था, भैंस का वाटप करना था, और एक डेयरी यहाँ पर चलानी थी। एक भी किसानों को गाय वाटप नहीं हुई, डेयरी वाटप नहीं हुई, और वो जो दूध संकलन केंद्र है कभी भी खुला ही नहीं, पूरा बंद है। आप जाकर के उनसे इनका हिसाब पूछिए ना कि भ्रष्टाचारी कौन है। हम चुनाव पद प्रतिष्ठा पैसे कमाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, हम जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। मैं उनका आह्वान करता हूँ, उन्होंने एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मेरे पर सिद्ध कर देना चाहिए। वो जो बोलेंगे सजा भुगतने को मैं तैयार हूँ। आज तक के अपने पूरे राजकीय 40 साल के जीवन में एक भी पैसा वाम मार्ग से मैंने नहीं कमाया। जो भी करते हैं हम व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय के माध्यम से पैसा कमाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि व्यवसाय करना कोई बुरा चीज़ है। मेरे घर के लोग व्यवसाय करते हैं, और व्यवसाय करना कोई बुरा काम है ऐसा मुझे नहीं लगता। वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जनता का आमदार बोलते बोलते सिर्फ घर वालों के लिए आमदार बने, ठेकेदारी कर रहे। अगर मैं 1 रुपए की भी ठेकेदारी करता हूँ या मेरे बच्चे 1 रुपए की ठेकेदारी करते होंगे तो उन्हें सिद्ध करके देना चाहिए। कौन सा ठेका मैंने किया, कौन से मेरे घर के लोगों ने ठेका किया, सिद्ध करना चाहिए ना। आरोप लगाने के लिए कुछ भी आरोप लगाएंगे। उनके पास, मैं पहले बोला ना, आपके पास मुद्दे नहीं है। वो आज विकास के नाम से दूर भाग रहे। हमने जो 5 साल में विकास किया है उसका मुकाबला वो नहीं कर सकते। तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे वो बार बार हैम्बर कर रहे। और ये हैम्बर कर रहे हैं कौन कर रहे, खुद कर रहे। कोई जनता उनको सपोर्ट कर रही है क्या, जनता उनके पोस्ट को लाइक कर रही है क्या। फेक नाम से आईडी बनाना और वो फेक आईडी के नाम से फिर खुद ही लाइक करना, खुद ही पोस्ट डालना इसके उसके नाम से। जनता के बीच में जाकर के पूछो, और जनता से पूछो कि विनोद अग्रवाल ने भ्रष्टाचार किया है क्या। एकाध व्यक्ति भी आज को आपको फिर बोल रहा हूँ, इसके पहले भी आपके इसमें मैंने बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ। पूरे जीवन में, मेरे 40 साल के राजकीय जीवन में, अगर एक भी व्यक्ति ऐसा ला करके देंगे कि जो बोलेंगे कि विनोद अग्रवाल का जाकर के मेरे को काम कराने के लिए पैसा देना पड़ा, आप जो बोलेंगे उस सजा भुगतने को तैयार हूँ। पूरे राजकीय जीवन से संन्यास ले लूँगा, आपको बोल रहा हूँ मैं। पूरे राजकीय जीवन में 1 रुपया भी कभी किसी से नहीं लिया मैंने, कोई भी काम करने के लिए। डंके की चोट पर बोलता हूँ, डंके की चोट पर। क्यों ये आरोप ऐसे लगा रहे हैं आपके ऊपर? वो आरोप लगा रहे, उनसे पूछिए। आरोप लगाने के लिए आरोप कोई कुछ भी लगाएंगे। मैं आपके ऊपर आरोप लगाऊंगा कि आपने 1 करोड़ रुपए लेकर के इससे मैनेज हो गए, उसको अर्थ है क्या? अगर आरोप, उनको डिबेट करना चाहिए ना। मैं तो बोल रहा हूँ ना, सिद्ध करना चाहिए। भ्रष्टाचार आरोप सब सिद्ध करना चाहिए ना। मेरे पूरे राजकीय जीवन में आज तक मैंने किसी से 1 पैसा नहीं लिया, कभी 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया। आपको कहाँ पर भ्रष्टाचार दिखता है तो बताइए मुझे जरा। मैंने 10 साल जिला परिषद में निकाले, 5 साल विधायकी में निकाले, एक आध जगह कोई मेरा दिखता हुआ तो दिखाइए ना। तो बोल रहे हो कि गोंदिया विधानसभा में करोड़ों के आप भूमि पूजन कर रहे हो, उन्होंने भी बहुत करोड़ों के भूमि पूजन किए। फिर लोग बोल रहे कि इतने करोड़ों के भूमि पूजन होने के बावजूद भी
आज भी लोगों को बहुत सी समस्या का सामना उठाना पड़ रहा है। देखो, विकास एक ऐसी चीज़ है कि कभी ख़त्म नहीं होती, समस्या एक ऐसी चीज़ है कभी ख़त्म नहीं होती। कैसा है कि भूमि पूजन हो रहा है इसका मतलब सभी काम चालू हो गए, सभी काम पूर्ण हो गए, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे काम चालू है, बहुत सारे काम पूर्ण हुए और बहुत सारे काम अभी चालू होना बाकी है। और करोड़ों के भूमि पूजन हो रहे हैं, यानी क्या होता है कि एक गांव के एक रास्ता है, समझो 18 करोड़ रुपए का, और वो 10 गांव में से जाता हूँगा, तो हम अभी 10 गांव में बताते हैं कि भैया तुम्हारे गांव से 18 करोड़ रुपए का रास्ता जा रहा है, या तुम्हारे गांव में ये हो रहा है, या तुम्हारे गांव में ये हो रहा है। ये हकीकत में है ना, इसके पूरे प्रूफ है ना हमारे पास में। अगर हमने जो बात छापी है, एक आध धोखे से कम ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, बात अलग हो सकती है, मैं उसके लिए वो ये नहीं करता। लेकिन हमने जो भी छापा है, जो भी हमने बोला है, वो सरकार ने वो मंजूर किया है, सरकार के दस्तावेज है, सरकार ने उसको मान्यता दी है, प्रशस्त की मान्यता दी है। वो अगर हम फेक कर रहे हैं क्या, वो हम लोगों को गलत बता रहे हैं क्या? गोपाल दास जी जैसा 3-3 बार 10-10 बार झूठा भूमि पूजन तो नहीं कर रहे। उन्होंने इतने भूमि पूजन किए, उसमें से 10% भी काम चालू नहीं हुए। उनसे जाकर के पूछिए ना, आज इतने आपने भूमि पूजन किए तो काम क्यों नहीं शुरू हुए? आज हमने जितने महीने तक, तो पहली बात 5 साल में भूमि पूजन ही नहीं किया, आपको बता रहा हूँ मैं, सिर्फ लोकार्पण किया हूँ। भूमि पूजन करने के लिए मैं कहीं गया हूँ ऐसे मुझे याद नहीं है। और आज भी आधे गांव में तो मैं भूमि पूजन और लोकार्पण करने भी नहीं गया, क्योंकि आखिरी में लोकशाही में और राजकारण में ये आखिरी में मूल्यांकन जनता करती है, आपको बता रहा हूँ मैं। 20 तारीख को मूल्यांकन करेंगी जनता, किसने क्या किया इसका मूल्यांकन आखिरी जनता करेंगी ना। अगर जनता के परीक्षा में हम पास हुए होंगे तो हमको आगे की क्लास में भेजेंगी। बराबर। सब गोंदिया विधानसभा में विकास की तो बात होती है, मगर उद्योग के क्षेत्र में गोंदिया अभी पीछे होते जा रहा है। बड़े उद्योग, बड़े प्रोजेक्ट गोंदिया में नहीं लग रहे, युवा परेशान है बेरोजगारी के मारे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है और आपको मैं बार बार बोल चुका हूँ कि आज रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये समस्या देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसके लिए आज सरकार के प्रयत्न, केंद्र सरकार के प्रयत्न, राज्य सरकार के प्रयत्न, इसके माध्यम से ही प्रयत्न होते हैं जब रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। और आज कुछ क्षेत्रों में निश्चित तौर पे रोजगार में बढ़ोतरी हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई करके। आज जो अनेक योजना के माध्यम से जब पैसा आता है तो उसका जब फ्लो बहता है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। आज दिन ब दिन लोगों का जीवनमान ऊंचा उठा है, अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, इसके माध्यम से भी रोजगार मिलता है। आज जो गवर्नमेंट नौकरी थी, करीब करीब 1 लाख के ऊपर में गवर्नमेंट नौकरी ये 1 साल 1.5 साल के अंदर में सरकार ने भर्ती की है। वैसे ही आने वाले समय में भी 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा सरकार ने किया है, और वो निश्चित तौर पे उसके माध्यम से भी रोजगार पैदा होंगे। कोई बड़ी इंडस्ट्री, कोई बड़ा कारखाना लाने की आपकी तैयारी है? देखो, कारखाना और इंडस्ट्री अपन बोलते हैं, लेकिन अब जमाना क्या हो गया कि सब कंप्यूटराइज हो गया, सब डिजिटल हो गया। लेकिन बड़े बड़े कारखाने में भी रोजगार पैदा होंगे ऐसा कोई बात जरूरी नहीं रहती। आईटी कंपनी बनाइए। ये देखो, ये मेरे बस का रोग इतना है क्या नहीं मुझे पता नहीं, मैं प्रयास करूंगा, अलग बात है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब बातों में सरकार की एक भूमिका महत्व की रहती है। यहाँ की सब फैसिलिटी, ये सब बातों पर को देख करके भी रोजगार के लोग आते हैं, क्योंकि ये आखिरी में जो आता है खाजगी रोजगार आता है ना, खाजगी कंपनी रहती है। लेकिन जहाँ तक हो सकेगा हम प्रयास करेंगे। मैं क्या बहुत बड़े बड़े वादे करके कोई उपयोग नहीं लगता। गोंदिया है, बाजू में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बाजू में गोंदिया लगा हुआ है। इतना स्कोप है गोंदिया में कि बहुत सा कामें ये सब होनी चाहिए, हो सकती है गोंदिया में। देखो, जो भी कंपनी है वो सभी प्रकार के सर्वे करती है आजकल, आपको तो पता है। और सब बात के पूरे प्रकार के पोटेंशियल निकाल के ही वो अपनी कंपनी कहाँ उनके फायदे की रहेंगी इस बारे में वो कंपनी खोलते हैं। लेकिन आज इतनी कंपनियाँ खुल रही, सब हो रहा है, लेकिन कंपनियों के माध्यम से रोजगार पैदा होगा कि नहीं होगा ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है। मैं आपको पहले ही बताया कि आज कंप्यूटराइज का ज़माना है, डिजिटल हो गया पूरा ज़माना, और इसमें अब जो मनुष्य बड़ा है, मेन पावर है, बहुत कम लगता है। और अपने पास में इतना बड़ा अदानी का आज प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन अपन वहाँ पर सही में लोगों को रोजगार दे पा रहे क्या, ये भी एक समस्या हमारे सामने में। डांगुरली उपसा सिंचन योजना, मेडिकल कॉलेज, ये सब बहुत दिन से गोंदिया विधानसभा में बातें चलती है। 13 अक्टूबर को गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री राज्य के देवेंद्र फडणवीस आए थे और डांगुरली के बैरेज का श्रेय, मेडिकल कॉलेज का श्रेय उन्होंने आपको दिया।
एकंदरीत गोंदिया विधानसभा क्षेत्र का श्रेय उन्होंने आपको दिया। उन्होंने अपने भाषण में ये भी बोले कि आज तक के इतने कम एज में या फिर इतने कम समय में इतने सारे विकास काम खींच के लाने वाले आप पहले आमदार उनके कार्यकाल में देखे गए। मगर गोपाल दास जी ने बोले कि उसका प्रत्युत्तर दिए कि ये सब काम तो मैंने लाया, मगर फडणवीस साहब ने झूठ बोलकर विनोद जी को श्रेय दे दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने अगर लाया हो तो उनका कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। प्रूफ दिखाओ बोलना। तो कागजात दिखा रहे हैं। डांगोर दिखाइए ना, कहाँ है डांगोरली के बैरेज की मंजूरी। सबसे पहले मंजूरी क्या लगती है? सबसे पहले अपन करते हैं उसका प्रस्ताव तैयार करते हैं, बराबर है। तो प्रस्ताव कौन साल में तैयार हुआ, उसके बाद में उसको जल आयोग की मंजूरी लगती है। जल आयोग की मंजूरी कब मिली? उसके बाद में राज्य तांत्रिक सलाहकार समिति की उसको मंजूरी लगती है, वो कब मिली? उसके बाद में प्रशासकीय मान्यता कब मिली? 2021-22 में हमने उसका प्रस्ताव तैयार किया। 2022 में उसको जल आयोग की मंजूरी मिली हमारी महाराष्ट्र सरकार की। 2023 में उसको राज्य तांत्रिक सलाहकार समिति की मंजूरी मिली और अभी 2024 में देवेंद्र जी ने उसको प्रशासकीय मान्यता दी है। उनके हाथ में कोई कागज होंगे तो उन्हें बताना चाहिए। ये पूरे के पूरे कागज मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ जो मान्यता मिली है। तो मेडिकल पूरे प्रूफ सही थे। मेडिकल कॉलेज के दो विषय है। एक तो मेडिकल कॉलेज चालू होना एक अलग विषय है और मेडिकल कॉलेज की इमारत बनना ये अलग विषय है। 3 विषय। खासदार सुनील मेंढे साहब बोल रहे कि मेरे प्रयत्न से हुआ, माजी आमदार साहब बोल रहे कि मेरे प्रयत्न से हुआ, और आप बोल रहे हो कि हमारे प्रयत्न से हुआ। मैंने क्या बोला कि मेडिकल कॉलेज जो उस दिन देवेंद्र जी ने जो बात की है, वो उन्होंने मेडिकल कॉलेज की इमारत के संबंध में बात की है। अच्छा। मेडिकल कॉलेज की इमारत आपको बता रहा हूँ कि मैं जब सरकार आने के बाद में प्रफुल्ल भाई पटेल और हमने सीएम के पास में दिसंबर महीने में 2019 में बात रखी थी और उसी दिन निर्णय हुआ था कि भाई मेडिकल कॉलेज की इमारत बांधना है करके। और मेडिकल कॉलेज की इमारत बांधने के लिए 2021 में उसको प्रशासकीय मान्यता मिली और 2021 लास्ट में 2022 के जनवरी में, मुझे एग्जैक्ट तारीख याद नहीं है लेकिन उस समय की बात है। और 2022 में ही अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले उसको टेंडर भी निकले थे। अब उनने क्या किया है, गोपाल दास जी ने इस मुद्दे को बाद में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कब हुई, जब अपनी सरकार आई, जब टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं, उस बात को उन्होंने लपक लिए। लेकिन प्रफुल्ल भाई का ऐसा कहना है कि भाई उस समय में जब 2016-17 में जब मेडिकल कॉलेज मंजूर हुई, उस समय देश में भी अपनी सरकार थी बीजेपी की और राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी। और प्रफुल्ल भाई ने कैसा बोला कि भाई मैंने उस समय में केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से चर्चा करके मेडिकल कॉलेज मंजूर कराया था। मैंने मेडिकल कॉलेज चालू होने का मैंने कभी श्रेय नहीं लिया। लेकिन आज ये मेडिकल की कॉलेज की इमारत मंजूर होने में प्रफुल्ल भाई पटेल का और हमारा निश्चित तौर पे श्रेय है। और प्रफुल्ल भाई ने भी इसके लिए भरपूर प्रयास किए जब ये इमारत बांधकाम का निर्णय हुआ और उसके बाद में ये सब प्रक्रिया शुरू हुई। 2019 के विधानसभा चुनाव में माहौल कुछ अलग था। आप निर्दलीय खड़े थे, सभी लोग आपके साथ में आए थे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष भी बड़े पैमाने में उनके कार्यकर्ता लोगों ने आपको मदद की, मगर आपके ऊपर ये भी आरोप लगा कि आपने मगर उन कार्यकर्ताओं को 5 साल तक राष्ट्रवादी के संभाले नहीं, वो नाराज़ चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवादी ने भाजपा के सुनील मेंढे जी को उस तरीके से मतदान नहीं किए महायुति में रहकर भी, और फिर भी अभी आप महायुति के उम्मीदवार हो, आपका चुनाव चिन्ह कमल है, तो इस बार क्या ये माहौल हो सकता है विधानसभा चुनाव में? देखो, आज मैं महायुति का उम्मीदवार हूँ और पूरे ताकत के साथ में राष्ट्रवादी मेरे साथ में खड़ी है, शिवसेना मेरे साथ में खड़ी है, आठवले गट रिपाई मेरे साथ में खड़ी है, पिरीपा अपने कवाड़े गट ही मेरे साथ में खड़ा हुआ है और सभी कार्यकर्ता सब मिलकर के हमारा काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि छोटी मोटी राजी नाराजी ये तो पक्ष में ही चलती है, फिर वो तो अपने सहयोगी पक्ष है। ये सब राजकारण में सब चलते रहता है, लेकिन आखिर में जो पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता, वो पार्टी के ध्येय धोरण को ध्यान में रख करके, पार्टी के दिशा निर्देश को देख करके आखिरी में काम करता है। और कुछ लोगों की नाराज़ी होंगी तो वो हमने दूर भी करने का प्रयास किया है। और निश्चित तौर पे आज मुझे लगता है कि सभी के सभी राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता और शिवसेना के कार्यकर्ता पूरी तरह से हमारे साथ में। और महाराष्ट्र में एक योजना विधानसभा चुनाव के पहले लॉन्च हुई महिलाओं की, वो लाड़की मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना। आपने लोग, आपके कार्यकर्ता या फिर आपके माध्यम से बताया जा रहा है कि वो योजना आपके बोलने पर महाराष्ट्र सरकार ने लागू किए। क्या है इसके पीछे का पूरा वास्तविक सच? लाड़की बहन योजना का जन्म इस प्रकार से हुआ कि
मेरी पत्नी हर साल हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम करती है। इस साल जब वो हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम के लिए गांव-गांव में गई तो अपने मध्य प्रदेश में लाडली बहना शुरू हो चुकी थी। हाँ। उस समय हमारी बहनों ने बोला कि आप भैया से बोल करके लाडली बहन की योजना शुरू कराओ। तो उस समय मैंने सरकार में अपने सीएम दोनों डीसीएम से बात किया था। बाद में लोकसभा के चुनाव आए, फिर वो बात ठंडे बस्ते में चले गए। बाद में मैंने लगातार सरकार के संपर्क में रहा, मैंने पत्र भी दिया। सबसे पहला पत्र देने वाला और एकमेव आमदार मैं हूँ पत्र देने वाला। विधानसभा में हमने मुद्दा उठाए। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हो, प्रयास मैंने पूरा किया, लेकिन सरकार ने इसको हमारी बात को ध्यान में रखा, जनभावना को ध्यान में रखा। और इसका श्रेय मैं अपने आप को नहीं देना चाहता, ये श्रेय गोंदिया विधानसभा की मेरी सारी लाडली बहनों को देना चाहता हूँ कि जिन्होंने सबसे पहले मांग रखी, हमारे दिमाग में बात डाली। अगर वो मांग नहीं करती तो शायद हमारे दिमाग में बात नहीं आती। और ये लाडली बहनों के कारण आज निश्चित तौर पे पूरे महाराष्ट्र की लाडली बहनों का फायदा हुआ। तो लाडली बहन इस बार महायुति के साथ में खड़ी रहेंगी 100%। आप गाँव-गाँव में जाकर के देखिए, पूछिए बहनों से, कोई भी जात की, कोई भी धर्म की, कोई भी पंथ की बहन हो, भाई हो, आज पूरी तरह से जनता हमारे साथ में। और निश्चित तौर पे लाडली बहना 100% हमारे साथ में रहने वाली है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लालच या कोई भी बातें हमारी लाडली बहना को बहला सकता है, फुसला सकता है। ऐसा कोई भी काम होने वाला नहीं है। लाडली बहनों ने मन पक्का बना लिया है और निश्चित तौर पे वो इस साल हमारे साथ में रहने वाली है। और क्या सपना है आपका गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के लिए? महाराष्ट्र में, देश में गोंदिया विधानसभा चावल नगरी के नाम से तो पहचानी जाती है, और किस नाम से पहचानना चाहिए गोंदिया को? देखो, गोंदिया में हमने मूलभूत सुविधा का भी विकास किया, इरिगेशन के हिसाब से डांगोरली का प्रोजेक्ट लाया, पिंड के बार का जो प्रोजेक्ट बंद पड़ा था उसकी भी प्रशासकीय मान्यता कराई, रजेगांव काटी के लिए भी हमने बैरेज मंजूर किया है। वो बात अभी तक की आपके सामने नहीं आई है, वो भी योजना एक्टिवेट होंगी उसके कारण। तीसरी बात, ग्रामीण भाग में पीने के पानी के लिए कौलेवाड़ा तिरोड़ा के डैम से पानी ला करके हम पिलाने वाले, उसका काम अंतिम टप्पे में। गोंदिया शहर के लिए 24 घंटे पीने का पानी मिले, इसके लिए भी हमने योजना मंजूर कराई है। और एक बात मैं यहाँ पर बताना आपको भूल गया, ये गोंदिया की योजना मंजूर नहीं होना चाहिए, इसके लिए गोपाल दास जी ने पत्र दिए थे। वो जितनी विकास की बातें करते हैं ना, तो उनसे पूछिए आप कि वो विकास करते कि विकास को रोकने का काम करते हैं। उन्होंने पूरे एडीपोर्टी का जोर लगाया कि गोंदिया की सिटी की पीने के पानी की योजना मंजूर नहीं होना चाहिए। आज गोंदिया शहर को हम जहाँ पर पानी उपलब्ध है, उस कौलेवाड़ा डैम से, धापेवाड़ा डैम से हम पानी ला करके पिलाने वाले हैं। तो ऐसे अनेक काम हमने मंजूर किए। गोंदिया शहर के मुख्य रास्ते, ये महानगर पालिका के दर्जे के बने, वो हमने मंजूर करा के लाए। सभी जाति धर्म पंथ के श्रद्धा स्थलों के सभी क्षेत्र का विकास किए। आने वाले समय में रोजगार एक बहुत बड़ा विषय है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें ज़रूर करेंगे। दूसरी बात, आज तक के जो मजदूरों को काम ग्राम पंचायतें नहीं दे पाती थी एमआरजीएस के माध्यम से, क्योंकि पहले ग्राम पंचायत को सिर्फ 5 लाख का काम मंजूर करने का अधिकार था। मेरे कारण आज 1 करोड़ रुपए तक का काम ग्राम पंचायत में एमआरजीएस का ग्राम पंचायत मंजूर कर सकती है। और आज 1 करोड़ रुपए का काम मंजूर होगा तो करोड़ों रुपए का रोजगार गांव के मजदूरों को मिलेगा। ये भी एक रोजगार ही है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम सब ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जो जनता के कल्याण के लिए, आखिर अपने विकास क्यों कर रहे हैं, मानव के कल्याण के लिए कर रहे हैं ना। तो मानव को केंद्र बिंदु में रख करके हमने काम किए ना। आज लाडली बहनों के लिए लाडली बहना योजना शुरू हुई, किसानों को बोनस मिले, उनको नुकसान के पैसे मिले, जो 65 साल के ऊपर के उनको सावन बाढ़ की योजना मिले, जो अंध है, अपंग है, विधवा महिलाएं, उनको संजय गांधी निराधार योजना का लाभ मिले, जिनको मकान नहीं उनको मकान मिले, जिनको कमाने के लिए जो मजदूर है उसको काम मिले। आखिर में मानव कल्याण को ही विकास कहते हैं ना। विकास यानी क्या है? सिर्फ सीमेंट के महल बना लिया नहीं विकास नहीं होता। मानव को सुखी करना ये विकास कहलाता है। तो मानव को केंद्र बिंदु में रख करके जनता का कल्याण करने के लिए, गरीबों का कल्याण करने के लिए हम काम करते हैं, और मेरे मायने में यही सही विकास है। 2019 में गोपाल दास जी और आप अपने आमने सामने थे, आज 2024 में भी आप दोनों आमने सामने हो। क्यों लोगों ने आपको वोट देना चाहिए? मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि लोकशाही में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सबको चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया है और सबको मतदान करने का भी अधिकार दिया है। मेरे को क्यों वोट देना चाहिए ये जनता ठहराएंगी। मैं आपको पहले ही बोला, ये निर्णय जनता करेंगी। जनता को अगर लगता है कि मैं उनके परीक्षा में पास हुआ हूँ तो मुझे मतदान करेंगी। अगर उनको लगता है कि मैं उनके परीक्षा में पास नहीं हुआ हूँ तो और कोई निर्णय करेंगे।
तो 5 साल के काम के रिपोर्ट कार्ड पे उठ मैं 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पूरे जनता के सामने में, गांव-गांव में मेरे काम दिखते, शहर में मेरे वार्ड में मेरे काम दिखते, और इसका फैसला जनता लेंगी ना। 20 तारीख को फैसला लेंगी जनता। अब निश्चिंत है? मैं बिल्कुल निश्चित हूँ। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। न हमको जीतने का कभी गर्व होता है, न हारने का कभी मलाल होता है। हमने राजकारण में पहले ही बोला कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सभी समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना। इसके लिए हम राजकीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम पद प्रतिष्ठा पैसे कमाने के लिए राजकारण में नहीं आए, हम जनता की सेवा करने के लिए राजकारण में आए। हम गरीब से गरीब आदमी के आंसू पूछने के लिए कहा हम राजकारण में आए। जनता जो जवाबदारी देंगे वो जवाबदारी का निर्वहन करेंगे, लेकिन मरते दम तक के गरीबों की सेवा करेंगे, प्रत्येक जनता की सेवा करेंगे, गरीबों का कल्याण करेंगे, यही हमारा ध्येय है। खूप खूप धन्यवाद साहेब, मुलाखतीने वेळ दिल्याबद्दल धन्यवाद। तर ते गोंदिया विधानसभा क्षेत्राचे आमदार विनोद अग्रवाल महायुतीचे ह्या वर्षी 2024च्या निवडणुकीचे अधिकृत उमेदवार आहेत आणि रोखठोक अंदाजामध्ये सर्व प्रश्नांची आणि उत्तरं दिली। कोणती मोठी कामं यांच्या माध्यमातून गोंदिया विधानसभा क्षेत्रामध्ये झाली, यांच्यावर झालेला आरोप प्रत्यारोप सर्व गोष्टींवर यांनी चर्चा केली। गोंदिया विधानसभा क्षेत्राकरिता यांचं काय स्वप्न आहे आणि एकंदरीत एकदम झकास अंदाजामध्ये यांनी ही मुलाखत दिली। आपण आजची मुलाखत त्याच रोखठोक अंदाजामध्ये शेवटपर्यंत पाहिली, त्याबद्दल सर्व प्रेक्षकांचे सुद्धा मनापासून आभार। खूप खूप धन्यवाद। धन्यवाद।